गया। देखिए ये फिल्स विद ट्यूब टाइप, ये देखिए इसमें फिल्स लगे हुए हैं, ये फिल्स विद ट्यूब टाइप कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। और ये जो फ्रंट साइड है ये बैक साइड है, इसके बैक साइड में कंडेंसर फैन लगा हुआ है। जब ये कार चलती है तो कार की स्पीड से इसके ऊपर डायरेक्ट हवा पड़ता है, लेकिन उस हवा को फोर्स को ये शक करता है तो कंडेंसेशन अच्छा होता है। तो जब हाई लाइन इस एरिया में इन होता है तो उसके बाद कंडेंस होते होते बीच में हाई प्रेशर होता है और नीचे नीचे आते आते हाई प्रेशर लिक्विड हो जाता है। अब ये कंडेंसर फैन देखिए, ये देखिए ये सामने से एयर को शक कर रहा है और इधर से एयर शक कर रहा है। तो जब कार आगे को चलती है तो एयर वेलोसिटी और तेजी से इसके ऊपर आती है, उससे भी तेजी से शक करता है, जिसके कारण कंडेंसेशन अच्छा होता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन कंडेंस होकर के हाई प्रेशर लिक्विड लाइट के रास्ते डायरेक्ट रिसीवर को चला जाता है। हाँ, हो गया। नीचे के पास लगा रहता है। अब देखिए यही कंडेंसर ये रेडिएटर इंजन के रेडिएटर के साइड में लगा होता है। ताकि रेडिएटर इसका हीट रेडिएटर को करना पड़े, बल्कि डायरेक्ट बैक साइड से इस साइड से आउट हो जाए। तो इस साइड से इन होता है, जैसे कि इस तरह से एयर को शक किया और आउट साइड से हॉट एयर आउट होता रहता है, जिसके कारण कंडेंसेशन होती है। और यही हाई प्रेशर लिक्विड लाइन इधर थोड़ा सा इधर दिखाइए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन इधर से इन होता है और इधर से हाई प्रेशर लिक्विड कंडेंसेशन होकर के रिसीवर को चला जाता है। जो रिसीवर में आकर के हाई प्रेशर लिक्विड लाइन रिसीवर में जाता है और वहाँ हाई प्रेशर लिक्विड स्टोर हो जाता है। इस प्रकार अब यहाँ इसको सभी कर दिया था। अच्छा ये लगाइए, जब सबसे पहले ये रबर का ओरिंग इसके फ्लेयर सीट पर हम बैठा देंगे ताकि लीकेज होने की संभावना न रहे। इसके बाद हम इस पाइप की सीट को आसानी से बैठा देंगे। बैठाने के बाद ये देखिए हम आसानी से इस पाइप को कंडेंसर पाइप को लगा करके आसानी से टाइट कर देंगे। जब ये रबर रिंग इसके ऊपर जाकर के प्रेस होगा तो वहाँ से लीकेज होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसको देखिए, अब देखिए ये हमारा ये पाइप सहारा रखना चाहिए ताकि पाइप साथ में अटकने ना पाए और आसानी से हम इसको थोड़ी से प्रेशर पर लिक्विड टाइट कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हाई प्रेशर लिक्विड लाइन हाई प्रेशर लिक्विड लाइन को भी हम इस पाइप के अंदर आसानी से फिट कर लेंगे। इसको फिट करने का यही है कि यहाँ भी ओरिंग डालेंगे और देखिए आप जगह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है हाँ, ओरिंग डालेंगे। ओरिंग डालने के बाद इसके सीट में आसानी से हम बैठा लेंगे। जब ये बैठ जाएगा तो ये देखिए आसानी से हम इसको इस पाइप को आसानी से इसमें बैठा ले रहे हैं, ताकि जब ये रबर का ओरिंग इसमें प्रेस हो जाएगा तो आसानी से हम इसको इसका लिक्विड वहीं से टाइट करने पर ये पाइप लिक्विड हो जाता है। इस तरह से साइड में दीजिए, ओरिंग हमारा फट जाएगा, लीक होने की संभावना रहेगी। इस ओरिंग डालने से लीकेज की संभावना कम रहेगी और हर जॉइंट में ओरिंग पड़ता है। अब यह हाई प्रेशर लिक्विड लाइन रिसीवर के अंदर ये स्टोर हो जाता है। अब हाई प्रेशर लिक्विड लाइन जो कंडेंसर से आ रहा है, आप इसे देखिए, लगा है वो भी दिखा दीजिए। इन और आउट लिखा रहता है, दिखा दीजिए इन और आउट। देखिए इसके हेड पर इन लिखा हुआ है, यहाँ आउट रहता है। तो हाई प्रेशर लिक्विड इधर से इन होगी और इधर से आउट होगा। इस रिसीवर के अंदर लिक्विड फिल्टर भी लगा हुआ है, तो जैसे ही इसके अंदर इन होगा था फिल्टर है, और फिल्टर के बाद हाई प्रेशर लिक्विड जब इधर से आउट होगा तो यहाँ इंडिकेटर ग्लास है। इस इंडिकेटर ग्लास से दो फायदे होते हैं। एक तो जो लिक्विड हमारा कंडेंस होकर के जा रहा है तो कंडेंसेशन सही है कि लिक्विड दिखाई देगा। साथ ही ये भी हमको मालूम हो जाता है कि सिस्टम हमारा गंदा है या साफ है।
अब हम इसको इस हाई प्रेशर लिक्विड को हम कनेक्शन देते हैं ओरिंग लगाते हुए, रबर ओरिंग। अब ये दिशा हो रहा है आपका हाथ दिशा है नीचे ना अब ये देखिए आसानी से हमारा ये व्यवस्थित बैठ गया। अब इसको हमको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ऐसा देना है। दिखा नहीं रहता अंदर देखिए तो अब हम इसको भी आसानी से बिल्कुल अंदाज लेकर के टाइट करेंगे ताकि हमारा रबर रिंग फटने न पाए। अब ये प्रेशर वाल्व लगा हुआ है, इसके द्वारा हाई प्रेशर लिक्विड इसके अंदर जाता है, एक्सपेंड होता है और यही से कूलिंग शुरू हो जाती है। इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसिटिव बार सेक्शन में बंधा रहता है। जब ये पूरे इवापोरेटर के अंदर जब कूलिंग हो जाएगी तो सेक्शन से जब रिटर्न आएगा तो सेक्शन के टेम्परेचर द्वारा ये आप से आप डायफ्राम टाइप थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कूलिंग को एडजस्ट करते रहता है और कूलिंग परफॉर्मेंस बनी रहती है। हमको कूलिंग को एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस टाइम में एक्सपेंशन होता है तो ये एक्सपेंशन लिक्विड का एक्सपेंशन कुछ दूर तक होता है और उसके ऊपर ताप का जब प्रभाव पड़ता है तो आप से आप ताप हमें कहीं से लेना नहीं पड़ता है, बल्कि इस एवापोरेटर के इर्द गिर्द के ताप के द्वारा ये वहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ता है और वहाँ एवापोरेशन क्रिया एवापोरेटर के अंदर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडीशन रेफ्रिजरेंट रन किया करता है। पूरा का पूरा एवापोरेटर कूलिंग हो जाता है और स्वेटिंग मेल्टिंग डिफ्रॉस्टिंग यहाँ से डिफ्रॉस्ट पाइप के द्वारा पानी जो है बाहर निकला करता है और यहाँ से सेक्शन लाइन द्वारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फिर कंप्रेसर के अंदर करा जाता है। ये कंप्रेसर ये जो कंप्रेसर सेक्शन द्वारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर जाता है, ये कंप्रेसर जो इसमें लगा है ये रोटरी कम रेसिप्रोकल कंप्रेसर है और ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक क्लच लगा हुआ है जो थर्मोस्टेट के सीरीज में रहता है। जिस वक्त थर्मोस्टेट ऑन होता है तो मैग्नेटिक क्लच जा करके कंप्रेसर के क्रैंकशाफ्ट को कैच कर लेता है क्लच में और क्रैंकशाफ्ट पुली के साथ घूमने लगता है, जिसके कारण ये कंप्रेसर पंप करता है और यही लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को वेपर कंडीशन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन से इसके अंदर हीट कंडेंसर को देता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। जिस समय कार के कंपार्टमेंट के अंदर जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उस वक्त थर्मोस्टेट ऑफ होता है तो ये बैटरी का 12 वोल्ट डीसी सप्लाई थर्मोस्टेट द्वारा डिस्कनेक्ट हो जाता है और जिसके कारण ये मैग्नेटिक क्लच को सप्लाई नहीं मिलती और ऑफ हो जाता है और ये फ्री व्हील आप से आप ये से घुमा करता है। फिर जब थर्मोस्टेट ऑन होता है तो मैग्नेटिक क्लच ऑन होता है। इस तरह से ये कार के अंदर सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करते हुए थर्मोस्टेट द्वारा ये मैग्नेटिक क्लच ऑन ऑफ हुआ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंजन द्वारा कंप्रेसर को ऊर्जा स्रोत मिलती है जिससे हमारी ये रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है और सिस्टम में कूलिंग होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग जो होता है बैटरी 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज से हमारे दोनों कंडेंसर कंडेंसर फैन और एवापोरेटर ब्लोअर फैन ये दोनों के दोनों 12 वोल्ट डीसी से चलते हैं। साथ ही साथ मैग्नेटिक क्लच भी 12 वोल्ट डीसी से ही ऑपरेट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक क्लच इज द कंट्रोल बाय द कंपार्टमेंट टेम्परेचर कंपार्टमेंट थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट के द्वारा ये ऑन ऑफ हुआ करता है। इस तरह से सर्टेन टेम्परेचर पर ये कार का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए आप से आप ऑन ऑफ हुआ करता है और इंजन द्वारा ऊर्जा स्रोत इसको मिला करता है। इस तरह से हमने असेंबल कर लिया। अब हमें इसके अंदर किस तरह से रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है और किस तरह से प्रेशर डालना है, किस तरह से वैक्यूम करना है, इस बात को भी समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे इससे पहले इस वक्त डायरेक्ट मैग्नेटिक क्लच किस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कंप्रेसर का क्रैंकशाफ्ट है ये मैग्नेटिक क्लच। इस मैग्नेटिक क्लच प्लेट के भीतर मैग्नेट कॉइल है जो 12 वोल्ट डीसी से कंट्रोल होता है। जिस वक्त थर्मोस्टेट ये फ्री चला करता है, इंजन चल रहा है या फ्री घूम रहा है, इससे कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। इस वक्त जिस समय थर्मोस्टेट ऑन होगा
तो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसके मैग्नेटिक क्लच को मिलेगा और उस वक्त ये मैग्नेटिक क्लच देखिए ये प्लस इसको जाके इस पुली को कैच करेगा। देखिए अब देखिए ये पूरा घूम रहा है ना, इस तरह से अब हमारा कंप्रेसर काम करने लगेगा और जिस समय थर्मोस्टेट ऑफ होगा टेम्परेचर मेंटेन करके, देखिए ऑफ हो गया, हाँ देखिए ऑन ऑफ हो रहा ना, इस प्रकार ये मैग्नेटिक क्लच प्लेट जो है करंट तक पुली को, अब देखिए फ्री व्हील घूम रहा है, ऑन कीजिए देखिए पकड़िए ना, इस तरह से हमारा थर्मोस्टेट द्वारा ये फ्री व्हील को कैच कर लेता है और थर्मोस्टेट द्वारा ऑन ऑफ होते हुए मैग्नेटिक क्लच कंप्रेसर को ऑन ऑफ किया करता है। सवाल ये है कि बैटरी वोल्टेज डीसी जो है निगेटिव लाइन जो है गाड़ी के बोनट में हर जगह ऑफ कर दिया जाता है, पॉजिटिव लाइन दो सर्किटों में जाता है, एक मेन स्विच में जाता है, वहां से एक स्विच रेगुलेटिंग स्विच में जाएगा, जब नंबर 1 पर डालेंगे तो इवापोरेटर का ब्लोअर फैन का ब्लोअर मोटर स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लोअर मोटर जब स्टार्ट होगा तो ये आप से आप ये घूमने लगेगा। तो उसके बाद जब हम दूसरा ऑन करेंगे तो थर्मोस्टेट द्वारा सप्लाई मैग्नेटिक क्लच को मिलेगा और फिर ये मैग्नेटिक क्लच ऑन हो जाता है और इसी के साथ पैरेलल में कंडेंसर फैन का सर्किट ऑन होता है। इसलिए जब कंडेंसर फैन कंप्रेसर चलता है तो कंडेंसर फैन चलता है, जब ऑटोमेटिक हो जाता है और कंप्रेसर ऑटोमेटिकली क्लच प्लेट बाहर हो जाता है उस समय कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और फ्री व्हील के ऊपर इंजन चूंकि लगातार चलता है, इसे लगातार चलता रहेगा और कंडेंसर फैन भी ऑफ होगा और ये भी ऑफ होगा। जो ही टेम्परेचर ऑन होगा तो ही फिर क्लच प्लेट ऑन हो जाता है, ऑन होकर के देखिए फिर कंप्रेसर काम करने लगता है। इस तरह मैग्नेटिक क्लच के द्वारा हमारा कंप्रेसर ऑन ऑफ हुआ करता है और सर्टेन टेम्परेचर पर मेंटेन हुआ करता है। इस प्रकार से ये सर्किट काम करता है। अब इसके अंदर ये दो वाल्व, एक देखिए वाल्व लगा हुआ है, जिस तरह टायर के अंदर रिवर्स वाल्व लगा होता है, अपिन होता है, ठीक उसी वही वाल्व यहाँ लगाया गया है, सेक्शन लाइन में भी, डिस्चार्ज लाइन में भी और सेक्शन लाइन में। जिस समय इस वक्त ये बंद है, हमारे चार्जिंग पाइप के अंदर एक पिन लगा हुआ है। जब हम इस चार्जिंग पाइप को इसके अंदर लगाएंगे तो ये पिन दब जाएगा और फिर ये चार्जिंग पाइप से कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो इसके द्वारा हम हाई प्रेशर मतलब डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर गेज लगा देंगे। उसी प्रकार ठीक हम सेक्शन में भी हम इसको इस पिन को लगाएंगे और इसके अंदर लगा करके और इसको भी हम इसके अंदर से ये खुल जाएगा। इसके द्वारा हम वैक्यूम प्लांट के द्वारा जिस तरह के हमने वहाँ समझाया है कि वैक्यूम प्लांट द्वारा हम वैक्यूम भी कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। जब प्रेशर डालना होगा तो डिस्चार्ज में डाल देंगे, सिस्टम के अंदर प्रेशर जाएगा और यहाँ हाई प्रेशर गेज लगा लेंगे गेज चार्जिंग पाइप के अंदर, तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितना प्रेशर डालना चाहिए। चूँकि ये ओपन टाइप कंप्रेसर है इसलिए और हमारे इसके अंदर R12 रेफ्रिजरेंट और फ्रेon 12 चार्ज होता है, इसलिए इसके अंदर आइडियल प्रेशर लीकेज चेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 160 या 170 हम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम डालेंगे तो कंप्रेसर का सब सील लीक होने का संभावना रहेगा। क्योंकि ये सब सील सिंथेटिक रबर के ऊपर होता है, जिसको जैसे कि गाड़ियों में और सब गाड़ियों में ऑयल सील होता है, उसी तरह ये ऑयल सील होता है, लेकिन ये प्रेशर और ऑयल दोनों को रोकता है। इसलिए इस सब सील को बचाने के लिए 160 PSI से या 170 PSI से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए ताकि सील न लीक होने पाए। जब हमें प्रेशर डालना होगा तो वैक्यूम प्लांट द्वारा हम 150 पाउंड प्रेशर डालेंगे और इसके अंदर का हर जॉइंट पर लीकेज चेक करेंगे। उसके बाद आधा घंटा हम प्रेशर में छोड़ देंगे। अगर प्रेशर डाउन नहीं होगा तो फिर इस प्रेशर को हम यहाँ से इस चार्जिंग पॉइंट को खोल देंगे और यहाँ धीरे से इसको प्रेस करेंगे, सारा का सारा सिस्टम के अंदर का प्रेशर आउट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम इसको वैक्यूम प्लांट में लगा के वैक्यूम कर देंगे और यहाँ पर वैक्यूम गेज लगा देंगे, कंपाउंड गेज लगा देंगे, इस तरह से वैक्यूम हो जाएगा। जिस समय हमें वैक्यूम करना रेफ्रिजरेंट चार्ज करना होता है वो नहीं, इस ऑयल इनलेट प्लग को हम सबसे पहले खोल देंगे। इसके अंदर 150 ग्राम कंप्रेसर ऑयल डाला जाता है। 150 ग्राम कंप्रेसर ऑयल मेजर कर लेते हैं तो ऑयल प्लग को हम खोल लेते हैं।
ये आइए बात करते हैं। ठीक है ना? ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, जब हम 150 ग्राम मेजर कर लेते हैं तो 150 ग्राम मेजर करने के बाद ऑयल इनलेट प्लग को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद इसके अंदर कुप्पी हो या कोई लेयर हो, इस तरह से इसके अंदर हम ऑयल जितना मेजर किए हैं उतना ही ऑयल, देखिए हम ऑयल चार्ज कर रहे हैं। इस तरह से देखिए ये ऑयल इसके अंदर गिरता रहेगा और हम पूरा का पूरा ऑयल इसके अंदर चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ऑयल को बगैर मेजर किए कंप्रेसर में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करने से सिस्टम ऑयल चूक होने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसको पॉइंट हेयर करते करते इसके अंदर पूरा का पूरा ऑयल चार्ज कर देंगे। इस तरह से ऑयल चार्ज कर लीक न होने पाए, इस तरह से हम ऑयल कंप्रेसर के अंदर चार्ज करते हैं। ठीक है, बताइए तो क्या बात है ना, इसमें तो है लगा दीजिए ऊपर है ये हाई प्रेशर बैठ निकला हुआ है, हाई प्रेशर भेज दीजिए। पूरा हुआ बढ़िया सा एकदम हेलो लोग, आइए आइए जल्दी, नहीं तो हम क्लच ऑन करते ही रह जाएंगे। उसका डायोड डबल कहीं फंसाते हैं किसका था उसी का। ऐसा पड़ा तो सर वहाँ सोना ऐसा दिखाई देगा ना घड़ी में। लगातार एक काम ले वो अपने आप बताएगा ज़्यादा जल्दी। चालू कीजिए। हाँ, ऊपर बचा के तो ऊपर नीचे चले जाएगा तो ऊपर लगा दीजिए, ऊपर गई फिल्टर के ऊपर निकाल बंद करो, काम करो तो नहीं जा रहा बताओ, दो ना प्रशांत थोड़ा सा। हाँ, आलू भी होगी आप बोलते जाए। आप बताइए बात बन गई बोलते जाए ना। अब वैक्यूम प्लांट के डिस्चार्ज के सेक्शन लाइन के द्वारा हम डिस्चार्ज में हाई प्रेशर गेज लगाए हैं। अब हमको 150 पाउंड प्रेशर देना है। जब 150 पाउंड प्रेशर हो जाएगा, आ जाएगा, तो उस वक्त हम वैक्यूम प्लांट को ऑफ करेंगे। हो गया, ऑफ करेंगे। हाँ, आप ठीक है। ये देखिए हमारा 150 पाउंड प्रेशर स्टैंड हो गया। इस वक्त इसके बाद हम साबुन झाग से हर ज्वाइंट के ऊपर लीकेज चेक कर लेंगे। लीकेज चेक करने के बाद हम इस सिस्टम से प्रेशर आउट करेंगे। किस तरह से आउट करेंगे तो देखिए, इसी प्रकार हर स्थान पर, हर ज्वाइंट पर, हर जगह, इस सब जगहों पर साबुन का झाग लगाते हुए हम लीकेज की चेक करेंगे। चेक करके तब इसके बाद हम अपने सिस्टम को लीक प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद आधे घंटे तक छोड़ देंगे। जब हमारा 150 पाउंड प्रेशर PSI लीक जो है वो डाउन नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे सिस्टम में कोई लीकेज नहीं है। इसके बाद हम पूरे सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, शून्य करेंगे। वैक्यूम इसलिए करेंगे कि सिस्टम में आउट कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से इस सिस्टम का प्रेशर हम धीरे धीरे आउट कर रहे हैं। अब हम सिस्टम को इस प्रकार से हम सिस्टम के अंदर का पूरा प्रेशर आउट कर देंगे। और इस हाई प्रेशर के स्थान पर, हाँ, इस हाई प्रेशर के स्थान पर, हाँ हाँ हाँ, इस हाई प्रेशर के स्थान पर हम डाल देंगे और फिर हम वैक्यूम प्लांट को स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम वैक्यूम हो जाएगा।
देखिए सिस्टम से जो जो सिस्टम वैक्यूम होता जाएगा क्यों जीरो से माइनस में हमारा मरकरी इंच माइनस में चला जाएगा। जब -29 30 इंच मरकरी हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम हो गया। अब देखिए इस वक्त हमारा 29 या 28 इंच इन मरकरी वैक्यूम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पूरा सिस्टम वैक्यूम हो गया, इसके अंदर एयर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम वैक्यूम करना बंद करेंगे और रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। उस समय अब हम वैक्यूम प्लांट को ऑफ करेंगे और रेफ्रिजरेंट किस प्रकार हमें चार्ज करना है इस बात को हमें भली बात समझ लेना चाहिए। उल्टा करेंगे, सिलेंडर को हम उल्टा करेंगे। इसका मतलब यह है कि सिलेंडर के अंदर इसका मतलब यह हुआ कि सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड कंडीशन रेफ्रिजरेंट है ये नीचे है और वेपर जो है वो ऊपर है। अब हम इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करने जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें वाल्व को कंट्रोल करना है। अब हम एडजस्ट करेंगे। अब चार्जिंग पाइप एडजस्ट है और वाल्व को खोलेंगे, खोल के बंद कर देंगे तुरंत। तुरंत खोल करके खोलिए, थोड़ा अच्छा हटाइए, खोलिए, खोल करके तुरंत बंद सीधा क्लियर ये बाहर निकल जाए ताकि सिस्टम के अंदर इस चार्जिंग पाइप का एयर जाने न पाए। अब हमारा ये सिलेंडर का वाल्व भी बंद है और ये डिस्चार्ज में गैस लगा हुआ है। हम 150 ग्राम गैस हम रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड कंडीशन में इसके अंदर चार्ज करेंगे। तो देखिए इस वक्त हम तुरंत वाल्व खोल रहे हैं और फिर बंद करेंगे। अब खोलिए, बंद कीजिए। इससे हमें मालूम हो गया कि हमारे सिस्टम में कुछ प्रेशर गया। अब हम इसको वैक्यूम कंडीशन में इसलिए नहीं चला रहे थे कि अगर वैक्यूम कंडीशन में चलाएंगे तो हमारा कंप्रेसर के अंदर का ऑयल पंप हो जाएगा। इसलिए हमने ऑफ कंडीशन में रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में डाला ताकि उस सिस्टम में जब प्रेशर आ जाएगा सेक्शन लाइन में तो हमारा ऑयल पंप होने की कोई संभावना नहीं होगा, बल्कि ऑयल की जगह पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा और सिस्टम में साइकिल पूरी होगी। जब हमारा सिस्टम का हाई प्रेशर फिर सवाल आएगा, जब इसके अंदर साफ होता है इसलिए फिर को इसका प्रेशर होना चाहिए। अब देखिए इस वक्त हमारा 100 है, इसका मतलब कभी रेफ्रिजरेंट कम चार्ज हुआ है। अब धीरे धीरे हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं। अब उसका हाई प्रेशर से हमारा फ्लूइड कंपार्टमेंट में जाता है और फिर दूसरा एयर क्लीनर में सब करता है, निकालेगा। इस तरह से धीरे धीरे हमारे कार के अंदर कंप्रेसर मेंटेन होता है और इस वक्त हमारा डिस्चार्ज प्रेशर 107 आ गया। अब हमें कंप्रेसर 10 से 10 मिनट के कम 35 से 45 या 50 के बीच में आएगा जैसा कि मौसम है। इस वक्त
क्योंकि मौसम ठंडा है, इस वजह से सेशन कैसा हमारा चल रहा है 25-26 से करीब है। यही यहाँ जो गर्मी के समय में आएगा इसका प्रेशर 35 से 45 या 47-48-50 भी हो सकता है। इस तरह कम होगा तो धीरे धीरे हेड प्रेशर भी कम होगा और सेशन प्रेशर कम होगा। इस तरह से और इन्हें स्टेप करते हुए धीरे धीरे रेगुलेट पास करने से सकते हैं और रेगुलेट भी हमारा लाभ नहीं होता। ठीक है। कंपार्टमेंट के अंदर से एयर करता है रिटर्न एयर और ये फ्लोर फैन वो कूल एयर देता है जो एवापोरेटर से टकराता हुआ अंदर जाता है और गुजरता हुआ और वो एयर जो रिटर्न एयर जाता है वो एवापोरेटर के अंदर ठंडा हो जाता है और उसके बाद कार के अंदर कूलिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है ये बैटरी वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट आता है जो रेगुलेटिंग स्विच से हो करके आता है और डायरेक्ट सप्लाई मिलता है। जिस वक्त ऑटोमेटिक होकर के कंप्रेसर कंडेंसर ऑफ होता है लेकिन ये ब्लोअर फैन कंटिन्यू चला करता है। ये देखिए ये 2 रबर पाइप है या इधर से जो डिफ्रॉस्ट वाटर एवापोरेटर से पहले जो एवापोरेटर के अंदर से जो पानी छूता है डिफ्रॉस्ट होकर के वो पानी बोनट के अंदर से इस पाइप द्वारा बाहर निकल जाता है। हाँ बता दीजिए देखेंगे पाइप का छोर दिखाइए कोना। हाँ ये छोर है इस रास्ते से बाहर निकलता है। ये है हाई प्रेशर लिक्विड लाइन, ये है सेक्शन रिटर्निंग लाइन और इधर से हाई प्रेशर लिक्विड जाता है यहाँ एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होगा तो एवापोरेशन होता है एवापोरेटर के अंदर एवापोरेटर कूल होता है यहाँ से कार के अंदर का फिर से रिटर्न एयर सक करता है और फिर एवापोरेटर के भीतर से